एवरीवन, आज हम चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। हाउ टू ग्रुप एनिमल्स। एनिमल्स को हम कैसे ग्रुप में बांटेंगे। जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स टू आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। जिस तरह तरह के पेड़ पौधे होते हैं उसी तरह से एनिमल्स भी डिफरेंट होते हैं, उनमें भी बहुत सारे फीचर्स पाए जाते हैं अलग अलग तरीके से। हाउ कैन वी ग्रुप सच अ वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स। हम इन इतने सारे एनिमल्स को कैसे अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं, वो हमें देखना है। What features can you think of a group them? किस आधार पर आप उनको ग्रुपिंग करेंगे वो भी हमें देखना है यहाँ पर। In activity 2.3 you have already set some basis for grouping animals. Activity 2.3 में आपने कुछ बेसिस के तौर पे ग्रुपिंग किया था। अब हम उसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। Let us find out. You have recorded the movement of a few animals in table 2.2. आपने 2.2 टेबल के अंदर कुछ एनिमल्स के मूवमेंट को रिकॉर्ड किया था। You may have also observed how other animals move from one place to another. आपने ये भी ऑब्जर्व किया था कि एक एनिमल एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं। Let us now think about the types of movement in animals. अब हमें ये देखना है कि इन एनिमल्स में किस तरह के मूवमेंट्स होते हैं, कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। A number of animals are shown in figure 2.7. फिगर 2.7 के अंदर कुछ एनिमल्स की पिक्चर्स दे रखी हैं। You can add more animals that you may have observed and create a poster on the variety of animals. आप कुछ और उनमें ऐड कर सकते हैं एनिमल्स जो आपने ऑब्जर्व किया हो, या कहीं से पिक्चर उसको पोस्टर क्रिएट कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ एनिमल्स, विच बॉडी पार्ट्स आर यूज्ड बाय द एनिमल्स इन द पोस्टर यू क्रिएटेड, दोज इन फिगर 2.7 फॉर मूवमेंट। और मूवमेंट के लिए एनिमल्स कौन कौन से बॉडी पार्ट्स यूज करते हैं वो आपको लिखना है। यहाँ पर पोस्टर्स के थ्रू आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर एक फिगर देख रखा है, आप देख सकते हैं फिश क्या यूज करती है, फ्रॉग क्या यूज करते हैं, इस तरह से। लिस्ट दीज एनिमल्स इन टेबल 2.5, उसको टेबल 2.5 के अंदर लिस्टिंग करनी है। नोट द वेज इन विच दीज एनिमल्स मूव एंड नेम द बॉडी पार्ट्स यूज फॉर मूवमेंट। आपको नोट करना है कि एनिमल्स मूव करने के लिए कौन कौन से बॉडी पार्ट्स यूज करते हैं। सम एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो गिवन। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, उसको यूज करते हुए बाकी आपको फिल करना है। जैसे आप दे सकते हैं, यहाँ पर नेम ऑफ द एनिमल दे रखा है, टाइप ऑफ द मूवमेंट, क्या मूवमेंट करते हैं और कौन से बॉडी पार्ट्स यूज करते हैं मूवमेंट के लिए। जैसे फर्स्ट है आंट, आंट यूज करती है, वॉक करती है, मूवमेंट करती है, लेग्स यूज करती है। गोट यूज करती है, जो टाइप मूवमेंट होता है वॉक्स एंड जंप्स, और वो अपना लेग्स यूज करती है। पिजन जो है वो फ्लाई करती है और अपने विंग्स यूज करती है। हाउस फ्लाई वॉक करती है, वॉक्स एंड फ्लाइज, लेग्स एंड विंग्स यूज करती है। फिश स्विम करती है तो फिन्स यूज करती है। स्नेक स्लिदर्स यानी रेंगती है तो अपना पूरा बॉडी यूज करती है। फ्रॉग जंप एंड स्विम करते हैं तो लेग्स एंड वेब्ड फीट यूज करती है। कैंगरू जो है वो हॉप करती है और अपने स्ट्रॉन्ग लेग्स और टेल यूज करती है। What conclusions can you draw from the data given in table 2.5? आप इस पूरे डाटा को देखते हुए क्या कंक्लूजन निकालते हो, क्या रिजल्ट आता है इसका। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। आप ये देखते हैं कि हर तरह के एनिमल्स जो होते हैं, तरह तरह के जो एनिमल्स हैं तरह तरह के मूवमेंट्स करते हैं। एनिमल्स कैन फ्लाई, रन, क्रॉल, वॉक, हॉप और जंप एंड सो ऑन। चाहे वो फ्लाई कर सकती है, रन कर सकती है, रेंग सकती है, वॉक कर सकती है, जंप कर सकती है, वगैरह वगैरह। These animals use different body parts for moving from one place to another. ये एनिमल्स एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए अपने तरह तरह के बॉडी पार्ट्स यूज करती हैं। अलग, हर कोई एनिमल्स अलग अलग तरीके से। जैसे ये यूज करती है, विंग्स को यूज करता है, जिनके पास विंग्स होते हैं, जिनके पास लेग्स है वो लेग्स यूज करते हैं। अदर पार्ट्स दैट हेल्प देम टू मूव, कुछ पार्ट्स जो उनके सिर्फ मूव करने के लिए हेल्प करते हैं। Here we have identified animals based on the types of movements and the body parts used for movement. तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ एनिमल्स के जो टाइप्स ऑफ मूवमेंट भी हमने पढ़े और वो क्या क्या पार्ट्स यूज करती हैं वो भी हमने देखा। हाउ कैन वी ग्रुप एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट्स। इनके बेसिस पर हमने कैसे एनिमल्स को ग्रुपिंग की वो हमने देखा। एडिशनली मेनी एनिमल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर एंड अदर फीचर्स। इसके अलावा बाकी जो एनिमल्स हैं आपस में भी बहुत अलग है, क्योंकि उनकी शेप अलग है, साइज अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, कलर अलग है और बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो भी अलग अलग हैं। सम ऑफ दीज फीचर्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू ग्रुप एनिमल्स इन वेरियस वेज। कुछ फीचर्स के थ्रू हम लोग एनिमल्स को ग्रुप में बांट सकते हैं। लाइक प्लांट्स, ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग देयर डाइवर्सिटी। जिस तरह से प्लांट्स की ग्रुपिंग बहुत जरूरी थी उनको समझने के लिए, एनिमल्स को भी ग्रुप में डालना बहुत जरूरी है ताकि हम उसकी डाइवर्सिटी यानी उनकी अलग अलग
किस तरह से वो यूज़ करते हैं अपने फीचर्स को वॉक करने के लिए, जंप करने के लिए वगैरह वगैरह। इसके लिए बहुत ज़रूरी है हमें उन्हें भी अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करने के लिए। नो अ साइंटिस्ट। अब हम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम है जानकी अमल, जिनका बर्थ हुआ था 1897 एंड जो 1984 तक जिए थे। Was an Indian botanist dedicated to environmental work and helped to document and preserve India's rich plant biodiversity. वो एक बहुत ही बड़ी इंडियन बोटानिस्ट हैं। बोटानिस्ट मीन्स होते हैं जो पेड़ पौधे के बारे में स्टडी करते हैं, जिनका पूरा लाइफ जो था वो एनवायरमेंटल वर्क के लिए डेडिकेट हुआ। उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने में मदद की एंड प्रिजर्व इंडियाज रिच प्लांट डाइवर्सिटी, और प्लांट डाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छे काम किए। She played a key role in the Save Silent Valley movement. यहाँ तक कि उन्होंने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया था सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट के लिए। सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट जो आप नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे, एक ऐसा मूवमेंट जिसमें पेड़ पौधों की रक्षा के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए थे। As the head of the Botanical Survey of India, she initiated programs to document the plant diversity of India. As a head of Botanical Survey of India, जो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एज अ हेड उन्होंने बहुत ही प्रोग्राम्स इनिशिएट यानी बहुत ही प्रोग्राम्स निकाले थे, जिसके थ्रू बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में, इंडिया के प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में और विभिन्न उनकी जो भी स्टडी है वो सब उन्होंने एक्सप्लेन किए थे। सक्सेस स्टोरी सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट। अब हम पढ़ेंगे सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट क्या होता है। This is a real story of a forest in Palakkad district of Kerala. It is about preserving untouched beauty of a moist evergreen forest and its rich biodiversity. ये जो एक स्टोरी है वो है एक रियल स्टोरी है, जो एक केरला के एक डिस्ट्रिक्ट पालक्काड की स्टोरी है, जिसका फॉरेस्ट का नाम है साइलेंट वैली। ये बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी है, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे पेड़ पौधे, तरह तरह के पेड़ पौधे, छोटी बड़ी एनिमल्स वगैरह सब, इंसेक्ट्स वगैरह सब पाए जाते हैं। The now famous Silent Valley was saved by remarkable movement led by common people who were not even residing in the vicinity of the forest. The battle against the proposal of a hydroelectric dam across the Kantipura river persisted for 10 years. हुआ ये था कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने, सरकार ने कांतीपुरा रिवर पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने का प्लान बनाया था, और अगर ये डैम बन जाता तो पूरा जंगल डूब जाता। At that time, people used all possible available means such as widespread awareness programs, letters to editors, articles in the newspapers, seminars and petitions and appeals in court. The movement was successful in saving the Silent Valley. क्योंकि ये प्लान जो था जिसकी वजह से अगर जंगल डूब जाता तो इसके अगेंस्ट बहुत सारे लोग आए, मिलकर उन्होंने इकट्ठे होकर बहुत सारे संघर्ष किया। 10 साल तक, पूरा 10 ईयर्स तक उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया इसको बचाने के लिए। उन्होंने अवेयरनेस प्रोग्राम्स निकाले जिसमें न्यूज़पेपर्स में उन्होंने आर्टिकल्स लिखे, एडिटर्स को लिखे, सेमिनार्स किए, कोर्ट में भी केस डाला। और ये जो आंदोलन था जिसकी वजह से इन लोगों ने मिलकर इकट्ठे हुए, और ये वो लोग हैं जो उस साइलेंट वैली के आसपास भी नहीं रहते थे। ये वो लोग थे जिन्होंने एक जंगल को बचाने के लिए वो इकट्ठे हुए, और इस तरह से उनकी मेहनत सफल हुई और उन्होंने उस जंगल को, साइलेंट वैली को बचा लिया। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर हम चाहे तो एनवायरनमेंट को, ये प्रकृति को और जंगल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो इस तरह से ये जो मूवमेंट था, इट वॉज सक्सेसफुल इन सेविंग द साइलेंट वैली। तो ये था सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट, जिसके जानकी अमल का भी बहुत बड़ा रोल था। तो नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो है प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो अलग अलग सराउंडिंग्स यानी अलग अलग माहौल में कैसे रहते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग नेचर वॉक्स दैट डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट सराउंडिंग। आपने जब नेचर वॉक किया था तो आपने देखा होगा कि तरह तरह के जो जीव जंतु हैं, एनिमल्स जो हैं, वो अलग अलग जगह, अलग अलग सराउंडिंग्स में रहते हैं। यू हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड मूवमेंट ऑफ एनिमल्स इन टेबल 2.5, और आपने टेबल 2.5 में भी उनकी मूवमेंट को रिकॉर्ड भी किया था, लिखा था। डज द मूवमेंट ऑफ दीज एनिमल्स डिपेंड अपॉन देयर सराउंडिंग्स। क्या ये जो मूवमेंट है एनिमल्स की, क्या वो सराउंडिंग्स के हिसाब से वो उस तरह से मूव करते हैं जिस तरह से आसपास के सराउंडिंग है? हाँ, वातावरण जैसा होगा वैसा सराउंडिंग्स जैसे होंगी। लेट अस कंसिडर फिश एंड गोट्स एज एग्जाम्पल्स। यहाँ पर हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फिश और गोट है। फिश लिव इन वाटर। फिश जो है, मछली जो है वो पानी में रहती है, ठीक है।
जैसे आप देख सकते हैं उसकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, लाइनिंग्स होती हैं, स्केल्स होते हैं उसमें, एंड फिन्स फॉर बॉडी फॉर मूवमेंट इन वाटर। और जो फिन्स होती है वो बॉडी मूवमेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है उसके लिए पानी के अंदर। जैसे आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर फिन्स हैं यहाँ पर। गोट्स लिव इन ग्रासी एरियाज एंड मूव विद द हेल्प ऑफ लेग्स। गोट्स जो होते हैं वो ग्रासी एरिया में रहते हैं जहाँ घास फूस होती है, वहाँ पे जहाँ वो लेग्स का यूज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ लेग्स दे मूव। द साइज एंड शेप्स ऑफ एनिमल्स ऑल्सो डिफर फ्रॉम वन अनदर। और यहाँ तक कि जो एनिमल्स की जो साइज है, वो शेप्स हैं, आप देख सकते हैं वो भी अलग अलग है। तो लेट अस कंपेयर एंड एनालाइज। तो आप देखते हैं इस नेक्स्ट एक्टिविटी में हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, एनालाइज करेंगे। Look at the table 2.6. यहाँ टेबल देख सकते हैं आप। Recreate a similar table on the ब्लैक बोर्ड। उसी तरह से आपको एक ब्लैक बोर्ड पे सिमिलर टेबल बनानी है। List the names of plants and animals you and your classmates and have observed in these regions or already know about. A few examples are given. You can add more examples. इस टेबल पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, यहाँ पर आप और एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख रखा है इन द डेजर्ट, यहाँ डेजर्ट में कौन से एनिमल्स होते हैं, माउंटेन में कौन से होते हैं, इन द ओशियन, इन द फॉरेस्ट, एनी अदर। जैसे कैमल है फर्स्ट, डेजर्ट में रहता है। माउंटेन्स में जो रह सकते हैं वो है देओडार, ट्री के हैं। इन द ओशियन में रह सकते हैं फिश, फॉरेस्ट में लायन और भी एनी अदर, और कहीं जगह पर जैसे काउ रह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डेजर्ट में कैक्टस, माउंटेन्स में स्नो लेपर्ड, ओशियन में डॉल्फिन, फॉरेस्ट में एलिफेंट एंड एनी अदर। कोई और एग्जांपल जैसे कि मैंगो ट्री है वो कहीं और जगह रह सकते हैं इनके अलावा। लिजर्ड जो है वो डेजर्ट में रह सकते हैं, माउंटेन्स में पाइन ट्री, ओशियन में ऑक्टोपस, फॉरेस्ट में मंकी एंड एनी अदर में आप ऑप्शन में लिख सकते हैं हैन। तो इस तरह से आप इस टेबल में फिल कर सकते हैं। आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे जो भी आप देख सकते हैं, तो वो आप भी लिख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन वेरियस रीजन्स। तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशंस होती हैं प्लांट्स और एनिमल्स जो तरह तरह की जगह पे पाए जाते हैं उनके बारे में। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विथ योर क्लासमेट्स। अपने क्लासमेट से उसके ऑब्जर्वेशंस, अपने ऑब्जर्वेशंस डिस्कस कीजिए, उनकी भी सुनिए। यू माइट ऑब्जर्व फ्रॉम टेबल 2.6 that the plants and animals found in one kind of regions are different from those found in another kind of region. आपने ऑब्जर्व किया होगा टेबल 2.6 में प्लांट्स और एनिमल्स जो एक रीजन में रहते हैं वो दूसरे रीजन में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स से थोड़े अलग होते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इस फिगर के अंदर, ये है ड्यूरिंग अ डिस्कशन इन द क्लासरूम एलेक्स रिकॉल्स दैट ही ऑब्जर्व कैक्टस। आप जो इस फिगर में देख सकते हैं कैक्टस के बारे में, जो एलेक्स ने क्लासरूम में पढ़ते समय उसने ऑब्जर्व किया, उसको याद आया कि जो कैक्टस प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही थिक होते हैं, बहुत ही मोटे होते हैं, फ्लैशी स्टेम होता है उनका, जो डेजर्ट में पाए जाते हैं। ये देख सकते हैं आप इसका डायग्राम, ठीक है। और राजस्थान के डेजर्ट में पाए जाते हैं। जहाँ माया ने क्या शेयर किया स्टोरी, उसने क्या देखा, शी सॉ देओडार ट्रीज इन द हिमालयस ऑफ हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर आप एक फिगर देख सकते हैं, ये हिमाचल प्रदेश में मिलने वाला जो ट्री है देओडार ट्री है। These trees are conical shapes है, कोन जैसा शेप होता है इसका, और फ्लेक्सिबल होता है थोड़ा सा, और स्लोपिंग ब्रांचेस होती हैं, झुकी हुई ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। नोटिस दैट दीज टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स आर डिफरेंट। ये जो दो तरह के प्लांट्स हैं वो अलग अलग रीजन में पाए जाते हैं, तो वो अलग अलग तरीके से दिखते भी हैं, उनके अलग अलग फीचर्स भी हैं। Why is it so? ऐसा क्यों होता है? Why does the biodiversity of a region vary from that of another? क्यों अलग अलग तरह जो रीजन में बायोडाइवर्सिटी विविधता है उसकी वजह से ये सब अलग अलग क्यों होते हैं? Let us find out, आइए पता करते हैं। There is a very little water available in the desert. डेजर्ट में बहुत ही कम पानी पाया जाता है, ये तो आपको पता ही है। A hot desert is typically very hot during the day and very cold at night. ये जो डेजर्ट है वो दिन के समय बहुत गर्म रहता है और रात में बहुत ठंडा। Therefore, you will find plants and animals in these areas that can tolerate and survive both the hot conditions during the day and cold conditions at night. तो आप देख सकते हैं जिस तरह के प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं वो इस तरह के एनवायरनमेंट, इस तरह की जो सिचुएशंस, हॉट और कोल्ड कंडीशंस को बेयर कर सकते हैं या टॉलरेट कर सकते हैं, सह सकते हैं, वही इस जगह रह सकते हैं। तो द फ्लैशी स्टेम्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन द डेजर्ट कैन स्टोर वाटर। जो फ्लैशी स्टेम आपको दिख रहे हैं, मोटे मोटे जो स्टेम्स दिख रहे हैं डेजर्ट के, जो कैक्टस के अंदर, वो डेजर्ट में जो पाए जाने वाले प्लांट्स के अंदर, वो उसमें पानी को स्टोर करके रखती है एंड हेल्प देम टू टॉलरेट द हॉट कंडीशन इन दिस प्लेसेस। और इस गर्म वाले कंडीशंस में इसको ठंडा रखने के लिए काम में लेती है। द माउंटेन्स एंड एक्सट्रीमली कोल्ड रीजन्स, माउंटेन जो होता है वो बहुत ही ठंडा रीजन होता है।
एक्सपीरियंस फ्रीक्वेंट स्नोफॉल, क्योंकि वो ठंडा रीजन है और माउंटेन एरिया है तो वहाँ पर स्नोफॉल होते रहते हैं, बर्फ की जो स्नोज होते हैं फॉल, बर्फ पड़ती रहती है. इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन सच कंडीशन सम ऑफ द ट्रीज हैव द एबिलिटी टू लेट द स्नो स्लाइड ऑफ इजिली. वहाँ जो भी पाए जाने वाले जो ट्रीज हैं, जैसे देवदार ट्रीज हैं, वो उनमें इस तरह की एबिलिटी होती है कि उसके ऊपर जो पड़ने वाले स्नो है वो आसानी से नीचे गिरा सके. उनकी शेप जो होती है वो कॉनिकल शेप होती है, कोन जैसी, और ब्रांचेस जो होती है वो स्लोप जैसी होती है, नीचे की तरफ चली जाए. You must have understood by now that the biodiversity varies from region to region because of diverse condition. ये इसलिए आपने अपने समझ लिया है, अब इसको आप अच्छे से समझ चुके हो कि अलग अलग तरीके के जीव जो होते हैं या प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, वो अलग अलग इसलिए होते हैं क्योंकि वो जिस जगह वो रहते हैं उसके हिसाब से उसको अपने आप को ढालना पड़ता है और वो उस तरह से बन जाती हैं. Look at the images of camel from the hot desert of राजस्थान. आप यहाँ दो इमेजेस देख सकते हैं. एक हॉट डेजर्ट वाला राजस्थान में रहने वाला कैमल है एंड द कैमल फ्रॉम द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख. और एक दूसरा जो आप डेजर्ट में देख सकते हैं कैमल, वो लद्दाख डेजर्ट में, कोल्ड डेजर्ट में रहने वाला कैमल है. ठीक है. What are the differences you observe between them? क्या इनमें डिफरेंसेस आप देख सकते हैं, वो आपको बताना है. ठीक है. आप इस फिगर को अच्छे से देखिए तो आप उसमें डिफरेंसेस पाएंगे कि उनकी जो हम्प का शेप है वो एक में जो हॉट डेजर्ट में पाए जाने वाला जो कैमल है उसमें सिर्फ एक हम्प है और जो कोल्ड डेजर्ट में पाए जाने वाले उनमें दो हम्प्स दिखेंगे आपको. ठीक है. What advantage do these differences provide to these camels? क्या एडवांटेजेस इनको मिल जाते हैं, क्या फ़ायदा होता है इनके डिफरेंसेस में, इनके क्या एडवांटेज मिलता है इन दो कैमल्स को इन जगह पर रहने से. The camel in the hot desert has long legs with wide hoofs. Alex shares that his grandmother told him that the long legs and wide hoofs help these camels to walk on the sandy desert without sinking into the sand. अब इन कैमल्स को क्या एडवांटेज मिला है हॉट डेजर्ट में रहने का, वो ये है कि इनके बड़े बड़े पैर होते हैं, लॉन्ग लेग्स होती हैं, वाइड हूफ्स होते हैं, पैरों को जो टोज होता है वो काफ़ी बड़ा चौड़ा होता है. एलेक्स ने शेयर किया कि जो उसकी ग्रैंड मदर ने बताया कि जो लॉन्ग लेग्स है और वाइड हूफ्स की वजह से कैमल आसानी से स्टैंडी एरिया में चल सकता है बिना धंसे, मतलब विदाउट सिंकिंग इन द सैंड, सैंड के अंदर धंसने से बच जाते हैं. और ऑन द अदर हैंड द हाइट एंड लेग्स ऑफ कैमल्स इन अ कोल्ड डेजर्ट आर कंपैरेटिवली शॉर्टर देन दोज फाउंड इन द हॉट डेजर्ट. जहाँ तक कोल्ड डेजर्ट में रहने वाले कैमल्स हैं उनके पैर जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं कंपैरेटिवली हॉट डेजर्ट में रहने वाले कैमल से. These short legs allow them to walk easily in mountain regions. इन माउंटेन रीजन्स में इन शॉर्ट लेग्स की मदद से कैमल्स आसानी से चल पाते हैं. इन डेजर्ट्स फूड इज नॉट अवेलेबल इजिली. आपको पता है डेजर्ट में फूड जो है, खाना जो है बहुत आसानी से नहीं मिल पाता. कैमल स्टोर फूड इन देयर हम्प्स. हम्प्स जो होती है वो ऊपर जो आप देख सकते हैं बॉडी के अंदर, उसको हम्प्स कहते हैं. वहाँ कैमल इसको स्टोर करके रखती है फूड को. कैमल्स इन द हॉट डेजर्ट हैव वन हम्प. ये देख सकते हैं, ये एक हम्प होता है हॉट डेजर्ट में रहने वाले कैमल के, वाइल जो ठंडे इलाके में रहने वाले जो कैमल है उनके पास दो होते हैं. विच हेल्प देम टू सर्वाइव ड्यूरिंग द स्कैरसिटी ऑफ फूड. जहाँ उनकी मदद हो जाती है अगर खाने की कमी है तो. कैमल्स इन द कोल्ड डेजर्ट्स हैव टू हम्प्स ईच. These two humps shrink in late winters because there is not much food available in the cold deserts and they have to use food stored in the humps during that time. और ठंडे इलाके में रहने की वजह से, बहुत ठंड होने की वजह से जब इनको खाना नहीं मिल पाता तो ये जो स्टोर फूड होता है, जो इन दो हम्प्स में स्टोर करके रखते हैं, फैट्स जो संभाल के रखते हैं इनको, तो उसकी वो स्टोर करके जो फूड होता है वो उसको आसानी से ले पाते हैं और एनर्जी ले पाते हैं इससे during that time. Moreover, they grow long hair from head to neck. और जहाँ तक की बात है कोल्ड डेजर्ट में रहने वाले डेजर्ट की, उनकी काफ़ी हेयर होती हैं, ग्रोथ अच्छी होती है, जिसकी वजह से वो ठंडे इलाके में ठंड से बच पाते हैं. विंटर्स ऑफ लद्दाख. What other features can help camels to survive in this desert? और कौन कौन से फीचर्स हो सकते हैं आप सोचिए. अदर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो स्टार्ट शेयरिंग देयर ऑब्जर्वेशन. बाकी लोग बच्चे जो हैं उन्होंने भी अपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किए बताना. जैसे काशी फ्रॉम राजस्थान सेज दैट कैमल्स एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिन. देयर डंग इज ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट. काशी जो राजस्थान में रहती हैं उन्होंने बताया कि जो कैमल्स होते हैं वो बहुत ही कम यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, निकालते हैं अपने बॉडी से. और जो डंग होता है, मतलब जो इनका वेस्ट होता है वो बहुत ड्राई होता है. They do not sweat. यहाँ तक कि उनको पसीना भी बहुत कम आता है. As camels do not lose much water from their bodies, they can survive for many days without drinking water. क्योंकि जो कैमल है वो अपने बॉडी से बहुत पानी नहीं निकालते हैं, तो इसलिए बिना पानी के वो काफ़ी टाइम तक रह पाते हैं डेजर्ट में.
Maya talks about seeing plants with beautiful bright flowers, rhododendrons. आप माया जो है उसने भी अपने ऑब्जर्वेशंस बताया, उन्होंने बताया कि उन्होंने प्लांट्स देखा, बहुत अच्छे प्लांट्स देखे जिसके बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं, जिसको प्लांट का नाम है रोडोडेंड्रॉन्स, जो कि शोला फॉरेस्ट इन नीलगिरीज में पाया जाता है। आप ये फिगर देख सकते हैं। हेयर रोडोडेंड्रॉन्स आर ऑफ शॉर्टर हाइट, छोटे हाइट के होते हैं, हैव स्मॉलर लीव्स टू सर्वाइव, बहुत छोटे छोटे लीव्स होती हैं जिसके थ्रू हैवी विंड्स जो होती हैं, बहुत तेज जो ठंडी विंड्स होती हैं उससे वो बच पाते हैं, जो माउंटेन टॉप्स में रहने वाले जो प्लांट्स हैं। हाउएवर Pema, who is from Sikkim, mentions that she has observed rhododendrons in the nearby mountains to be taller. जबकि जो पेमा है जो सिक्किम में रहती हैं उन्होंने भी rhododendrons देखा, लेकिन उन्होंने बताया कि वो जो प्लांट है वो थोड़े लंबे होते हैं। So even plants such as rhododendrons may exhibit different features in different regions to survive the conditions of those regions. तो आप देख सकते हैं एक ही तरह का पेड़ जिनका नाम भी सेम है, लेकिन जो जगह अलग अलग रहने की वजह से वो अपने अंदर भी वैसे चेंजेस ले आते हैं वहाँ स्टेबल रहने के लिए। तो वी हैव लर्न दैट द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन पर्टिकुलर रीजन्स हैव स्पेशल फीचर्स दैट मेक देम फिट टू सर्वाइव देम। तो हमने देखा कि प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो अगर एक पर्टिकुलर रीजन में रहना है तो उन्हें उसी तरह से अपने आप को ढालना पड़ता है, उसी तरह से अपने अंदर चेंजेस करने पड़ते हैं जीने के लिए। द स्पेशल फीचर्स दैट एनेबल्स प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सर्वाइव इन पर्टिकुलर रीजन्स आर कॉल्ड एडेप्टेशंस। इसी को ही हम एडेप्टेशंस कहते हैं। अगर हमें किसी भी रीजन में प्लांट्स और एनिमल्स को अगर किसी रीजन में रहना है तो उसे उसी तरह के फीचर्स को अडेप्ट करना पड़ेगा। द शेप ऑफ द deodar tree and the height of the rhododendron are adaptations that enable them to survive in the mountain regions. deodar tree की जो हाइट है, शेप है, rhododendron की जो हाइट है, उसने अपने आप को अडेप्ट किया उस माउंटेन रीजन्स में रहने के लिए। The place where plants and animals live is called their habitat. जिस जगह पे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं वो उस एनिमल्स और प्लांट्स की जगह बन जाती है, उसको हम हैबिटेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हैबिटेट ऑफ सी टर्टल्स इज अ सी और द ओशन, क्योंकि सी टर्टल्स सी में रहते हैं, ओशंस में रहते हैं, तो सी टर्टल्स का जो घर है वो हैबिटेट है, वो सी और ओशन है। द हैबिटेट ऑफ अ कैमल इज द हॉट और द कोल्ड डेजर्ट, क्योंकि कैमल हॉट और कोल्ड डेजर्ट में रहते हैं तो उनका जो घर है, हैबिटेट है, वो कोल्ड और डेजर्ट एरिया है। एंड द हैबिटेट ऑफ रोडोडेंड्रॉन इज अ माउंटेन्स। द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड्स देम फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स फॉर द सर्वाइवल। क्योंकि हैबिटेट जो उनका घर होता है, इसलिए वो प्लांट्स और एनिमल्स जिस जगह पर रहते हैं वहाँ पर उनको खाना मिलता है, जगह मिलती है, रहने के लिए जगह मिलती है, जो उनको सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए चीज़ें चाहिए वो सब वहाँ मिलता है। मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट। आप देख सकते हैं बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स एक ही जगह रहते हैं, सेम हैबिटेट शेयर करते हैं। हैबिटेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ रीजन्स। हैबिटेट की वजह से ही प्लांट्स और एनिमल्स अपने अंदर अडेप्ट करते हैं चीज़ों को, फीचर्स अडेप्ट करते हैं। नेक्स्ट, नो अ साइंटिस्ट। अब जो हम साइंटिस्ट के पढ़ने जा रहे हैं वो है सलीम अली, जिनका बर्थ है 1896 एंड डेथ हुआ था 1987 में। Traveled across India to observe diversity in birds. He prepared a list of birds and documented their travel routes and habitats. सलीम अली जिनका बर्थ हुआ 1896 एंड 1987 उनका डेथ हुआ था, ने पूरे भारत में यात्रा की ताकि पक्षियों की विविध बर्ड डाइवर्सिटी को देखा जा सके। उन्होंने अलग अलग पक्षियों की लिस्ट बनाई, उनके सफ़र के रास्ते, ट्रैवल रूट्स के, और रहने की जो जगह थी, हैबिटेट्स का पूरा लिखा। हाँ, he recorded the regions with high diversity of birds and took measures to conserve these regions. Kevaladev National Park in Bharatpur, Rajasthan and Ranganathitu Bird Sanctuary in Mandya, Karnataka are examples of regions he preserved. आप देख सकते हैं उन्होंने उन जगह का पहचान किया जहाँ बहुत ज़्यादा पक्षी मिलते हैं और उन जगह को बचाने के लिए कंजर्वेशन भी स्टेप्स भी लिए। He wrote an landmark series of 10 books on birds of the Indian subcontinent. He is referred to as Birdman of India. He was awarded Padma Vibhushan in 1976. केवलादेव नेशनल पार्क जो कि भरतपुर राजस्थान में है और रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी जो मांड्या कर्नाटका में है, ऐसे ही कुछ जगह हैं जो उनके काम से सुरक्षित हुई। उन्होंने 10 किताबें लिखी कि जो एक मशहूर सीरीज है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पक्षियों के पर आधारित है। ठीक है, उन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और उन्हें 1976 में उन्हें पद्म विभूषण भी मिला था। What are the different ways you can group plants and animals based on their habitats? अब आप प्लांट्स और एनिमल्स को किन बेसिस पे, अब उनके जो हैबिटेट्स के बेसिस पे आप
डिफरेंट वेज पे आप ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं. तो वन वे इज टू ग्रुप देम इनटू दोज that live in land and those that live in water. आप ग्रुपिंग कर सकते हैं जो लैंड में रहने वाले एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, और जो प्लांट्स और एनिमल्स जो वाटर में रहने वाले हैं, उस तरह से आप ग्रुपिंग कर सकते हैं. सो द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स. जो प्लांट्स एंड एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, वो उन हैबिटेट्स को टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स कहते हैं, टेरेस्ट्रियल जगह कहते हैं. तो कुछ एग्जाम्पल्स है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स की, जैसे कि फॉरेस्ट, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स और माउंटेन्स. एंड द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर सेड टू लिव इन एक्वेटिक हैबिटेट्स. और जो प्लांट्स और एनिमल्स जो पानी में रहते हैं, उस जगह को, पानी में रहने वाली जगह को बोलते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स. और उनके जो एग्जाम्पल्स है एक्वेटिक हैबिटेट्स के, वो हैं पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड ओशियंस. ठीक है. And some animals such as frogs can live in water as well as on land. These are called amphibians. और जो animals जैसे कि frog हुए, जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पर भी रह सकते हैं, उन animals को बोलते हैं amphibians. तो what would happen if the habitat of a plant or an animal is damaged? क्या होगा अगर plants और animals जिस जगह पर रहते हैं, यानी जिस जगह को रहते हैं, उसको habitat अगर वो damage हो जाए, खराब हो जाए. What would happen if a goat does not get grass to eat? क्या होगा अगर एक बकरी को, गोट को खाने के लिए ग्रास यानी कि घास ना मिले? Can a fish survive without water? क्या फिश, मछली बिना पानी के रह सकती है? Check with your parents, grandparents and neighbors to know about the plants, birds, insects or any other animals they used to see frequently in their childhood but do not see as often now. आप अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से या पड़ोस में जो भी बड़े अंकल आंटी किसी से भी पूछ सकते हैं, क्या उन्होंने कभी ऐसा देखा हो अपने बचपन में, कुछ ऐसे प्लांट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स देखे हो, एनिमल्स को देखे हो, जो कुछ टाइम बाद बड़े होने पर वो नज़र ही नहीं आए हो, यानी वो ख़त्म हो चुके हों. दीज चेंजेस ऑफन हैपन व्हेन हैबिटेट्स आर डैमेज. यानी कि अगर घर ही नहीं रहेगा प्लांट्स और एनिमल्स का, तो वो वहाँ रह ही नहीं सकते. वो अगर हैबिटेट ही डैमेज हो जाएगी तो प्लांट्स और एनिमल्स सर्वाइव कैसे करेंगे? तो इस वजह से उनका जो लॉस हो जाता है, उनका होम और फूड लॉस हो जाने की वजह से वो या तो वहाँ नहीं रहते, चले जाते हैं, या उनकी जो प्रजाति है वो ख़त्म होती जाती है. जैसे द पॉपुलेशन ऑफ अ बंगाल टाइगर, चीता एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैव डिक्लाइंड इन इंडिया ड्यू टू लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. जैसे बंगाल टाइगर, चीता और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की संख्या जो है इंडिया में कम होती जा रही है, क्योंकि इंसान जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से नेचुरल हैबिटेट ख़त्म होते जा रहे हैं और उनकी जो काउंटिंग है वो भी खत्म होती जा रही है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड several projects to conserve our biodiversity. Project Tiger was initiated in 1973 to protect the declining population of the Bengal tiger. बायोडाइवर्सिटी बचाने के लिए जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही काम कर रही है. प्रोजेक्ट्स बहुत सारे शुरू किए हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में बनाया गया था, जिसकी वजह से बंगाल टाइगर को की काउंटिंग कम होने, डिक्लाइन हो रही थी इसकी पॉपुलेशन, इस वजह से उसको रोकने के लिए ये प्रोजेक्ट बनाया गया. द चीता री इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट was initiated in 2022 to restore the population of the cheetah. आपने पढ़ा होगा पेपर्स में भी 2022 में जो चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट बनाया गया था, शुरू किया गया था, जिसकी वजह से, जिसका मकसद जो था वो चीता की पॉपुलेशन को वापस लाना था. Similarly, habitats of the great Indian bustards have been declared as protected areas in the states of Gujarat, Rajasthan and Maharashtra. इस तरह से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में उनके रहने की जगह को प्रोटेक्टेड एरियाज घोषित किया गया. तो ये थे वो स्टेप्स जो गवर्नमेंट ने लिए थे. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, फिगर में देख सकते हैं बंगाल टाइगर, चीता, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट सेक्टर्ड ग्रुप्स. सेक्टर्ड ग्रुप्स आर अनडिस्टर्ब्ड पैचेस ऑफ फॉरेस्ट. ये वो फॉरेस्ट के छोटे या बड़े हिस्से होते हैं जो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किए जाते. देयर साइजेस में वैरी फ्रॉम क्वाइट स्मॉल टू वेरी लार्ज. ये चाहे तो छोटे भी हो सकते हैं या बड़े एरिया भी हो सकता है. सेक्टर्ड ग्रुप्स आर फाउंड ऑल ओवर इंडिया. पूरे इंडिया में ये सेक्टर्ड ग्रुप्स पाए जाते हैं. दे आर होम्स टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये तरह तरह के प्लांट्स, अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स के घर होता है, इंक्लूडिंग न्यूमरस मेडिसिनल प्लांट्स, जहाँ मेडिसिनल प्लांट्स काफ़ी पाए जाते हैं. ठीक है, कई तरह के पेड़ पौधे और जानवरों का घर होता है. ये स्पेशली मेडिसिनल प्लांट्स के लिए काफ़ी होता है. These are protected by the local community and no one is allowed to harm any animals and cut trees in these groups.
इन ग्रुप्स को यानी ये जो सेक्योर्ड ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करते हैं लोकल लोग, यानी वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी के जो लोग हैं वो उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। यहाँ पेड़ों को नुकसान नहीं पहुँचा सकते, पेड़ काट नहीं सकते, जानवरों को नुकसान पहुँचाना मना है, बिल्कुल भी यहाँ अलाउ नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह के ये जो सेक्योर्ड ग्रुप्स हैं एक कम्युनिटी प्रोटेक्टेड बायोडाइवर्सिटी है। आप अपने एरिया के फाइंड आउट अबाउट द सेक्योर्ड ग्रुप्स इन योर रीजन्स। आप अपने एरिया में जो भी इस तरह के सेक्योर्ड ग्रुप्स हैं उनके बारे में पता कीजिए और बताइएगा। We must protect biodiversity to ensure our planet is full of life, helping plants and animals to survive and thrive. हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स की जो विभिन्न विविधता है उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, ताकि हमारा जो प्लानट है वो उसमें जिंदगी बनी रहे, लाइफ बनी रहे प्लांट्स और एनिमल्स की, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। एनिमल्स अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए भी ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये था सेकंड चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन आंसर्स मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बना चुकी हूँ, आप मेरे चैनल को देखिएगा, या वहाँ आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा जहाँ पर मैंने इसके क्वेश्चन आंसर्स पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल देन बाय बाय।